हीट ऑफ क्लास 7। तो इससे पहले पार्ट सेकंड में हमने स्टडी किया था कि आखिर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर मेज़र कैसे करते हैं, कितने तरह के थर्मामीटर्स होते हैं, थर्मामीटर की बेसिक मेकिंग प्रिंसिपल क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या डिफरेंस होता है, हीट ट्रांसफ़र मतलब कि जब भी कभी किसी कोई बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा पे और कोई बॉडी टेम्परेचर कम पे, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस है तो उनके बीच में हीट का ट्रांसफ़र होता है। हीट का ट्रांसफ़र किस किस रास्ते हो सकता है, हमने 3 तरीके पढ़े थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। उसके बाद जो आगे के 2 टॉपिक्स हैं आपकी किताब में वो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज और काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, इस पर थोड़ा सा हम लोग की बात करती है। बट ये दोनों चीज़ समझने के लिए हम लोग एक बात समझनी पड़ेगी, हीट कैपेसिटी। तो मैंने बेसिकली 3 टॉपिक लिखे हैं आज की स्टडी के लिए, हीट कैपेसिटी, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर एंड विंटर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हीट कैपेसिटी से। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, हीट कैपेसिटी जैसे आपको पता होगा कैपेसिटी मतलब होती है क्षमता, और ये किसी क्षमता है हीट की। तो हीट को रखने की या हीट को देने की क्या क्षमता है, उसके हिसाब से हीट कैपेसिटी को डिफाइन किया जाता है। बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए जो डिफिनेशन है इसकी वो है ये है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी बॉडी का अगर टेम्परेचर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस रेज करते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस को रेज करते हैं, तो जितनी भी हीट हमें देनी पड़ती है दैट इज़ कॉल्ड द हीट कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी। या फिर किसी भी बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो डाउन करते हैं तो जितनी भी हीट बाहर निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए सपोज वाटर है, ठीक है, वाटर 37 डिग्री सेल्सियस पे एक वाटर है, इसको मैंने यहाँ पे एक चैम्बर में रख दिया मैंने और गर्म किया, गर्म करने जा रहा हूँ, 37 डिग्री सेल्सियस वाटर है, और मैंने यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगा दिया जो कि मेज़र कर रहा है। जितनी भी हीट जाएगी वो नोट होगी। 37 में टेम्परेचर है, जैसे ही 38 पे जाए वैसे हमें रोक देना है इसको। ठीक है, हम देखेंगे कि जितना भी हीट गया 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, जितना भी हीट गया उसको हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब देखो हो सकता है कि पानी जो हो हमारा कम हो सकता है पानी हमारा ज़्यादा हो, तो उसके लिए एक टर्म बनाई गई है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसमें क्या बोलते हैं कि 1 किलोग्राम कोई भी चीज़ लो, उसको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी भी हीट की आवश्यकता होगी, देखो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमेशा हीट की आवश्यकता पड़ेगी और टेम्परेचर घटाने के लिए हमेशा हीट को निकालना पड़ेगा। ये तो आप समझते हो। अगर किसी बॉडी में हीट आ रही है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर हमें जानना हो कि यार किसी चीज़ की स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है, तो वो सामान 1 किलो ले लो, उसका टेम्परेचर मेजर कर लो, उसके उसमें इतनी हीट डालो जिससे कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए। तो जितनी तुमने हीट डाली होगी वो हीट क्या कहलाएगी? उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। ये कॉन्सेप्ट आगे जाके डिटेल में आप पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल के लिए मोटा मोटा समझ लो कि जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, माने क्या है इसका कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम लोग को ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये मोर हो गया, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेस होती है उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें डेल्टा एच की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, हल्का से भी देंगे तो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात। अब इसका इफेक्ट देखो क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो आप सैंड का। ठीक है, तो सैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सैंड मतलब बालू की, सैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, इसीलिए उसका टेम्परेचर बढ़ने में हल्की सी भी हीट मिलती है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, हल्की सी हीट मिलती है उसका टेम्परेचर तुरंत बढ़ने लग जाता है। मतलब बहुत ही कम हीट में उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस, और अगर हीट दोगे तो और जल्दी जल्दी मतलब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इसीलिए तुम देखो राजस्थान वगैरह में जो रेत होती है वो दिन में बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी कम है। जैसे थोड़ी सी एनर्जी मिली टेम्परेचर बढ़ गया, और मिली और बढ़ गया, और मिली और बढ़ गया, बढ़ता 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 तो टेम्परेचर हाई हो जाता है। और रात में ठीक उल्टा होता है, जैसे ही मौका मिला भाई, अगर सपोज टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ रही है, तो टेम्परेचर घटाने के लिए भी तो हमें टेम्परेचर अगर बढ़ाने के लिए हमें कम हीट देनी पड़ रही है, लेस, तो टेम्परेचर घटाने के लिए भी तो हमें कम हीट निकालनी पड़ेगी। तो रात में क्या होता है, जितनी जल्दी वो चीज़ गर्म होती है उतनी जल्दी वो चीज़ ठंडी होती है, उतनी जल्दी फटाफट हीट निकल जाती है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर अगली बार कभी तुमको कुछ दिया रहे कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो बोलना कि फॉर 1 किलोग्राम अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है हम लोग को, जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा
उतना ही धीरे धीरे वो चीज़ टेम्परेचर अपना बढ़ाएगी। जितना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगा उतना जल्दी जल्दी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो मतलब जैसे अब देखो एक और चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग बात है, जिस चीज़ की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा मतलब उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब तुम एनर्जी देते जाओगे देते जाओगे देते जाओगे देते जाओगे तब जाके 1 डिग्री बढ़ेगा, और जल्दी तब जाके 1 डिग्री और बढ़ेगा। जिसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी कम होती है उसमें क्या होता है, थोड़ा दिए 1 डिग्री बढ़ गया, थोड़ा और दिए 1 डिग्री और बढ़ गया, ये होता है प्रोसेस। ठीक है। एक और कहावत है कि जो चीज़ जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी होती है। ठीक है, इधर समझना, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखो अगर हमको टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में, मान लो सपोज ये सैंड है, ठीक है, अभी वो मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पे, सुबह 20 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 21 डिग्री सेल्सियस है, ये 22 डिग्री सेल्सियस है, ये 23 डिग्री सेल्सियस है, ये 24 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से टेम्परेचर है रेंजेस है। ठीक है। अभी मान लो इसकी एनर्जीज के पास जो है 1000 जूल है, और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तुमको दी हुई है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तुमको दी हुई है इसकी सैंड की, वो मान लो कि अगर दिया हुआ है 300 जूल पर केजी, मतलब अगर 1 किलो ये हो तो 300 जूल के बढ़ जाएगा। जैसे ही मैंने 300 इसमें ऐड किया, टेम्परेचर कितना हो गया, 300 मैंने इसमें ऐड किया तो यहाँ टोटल एनर्जी कितनी हुई 1300 जूल, और टेम्परेचर बढ़ गया इसका 1 डिग्री सेल्सियस। 300 और ऐड किया तो कितना हो गया 1600, टेम्परेचर 1 डिग्री और बढ़ गया। 300 और ऐड किया तो टेम्परेचर कितना हो गया 2300, 300 और ऐड किया तो बढ़ गया। अब जरा सपोज मान लो उल्टा होना है, यहाँ हमने टेम्परेचर ऐड किया, हमने 300 एनर्जी ऐड की है, अब जरा सपोज रिवर्स होगा, मान लो 300 अगर इसमें से हमने निकाल दिया, 300 हमने माइनस कर दिया, टेम्परेचर क्या आ जाएगा तुरंत 23 हो जाएगा, 23 डिग्री सेल्सियस। इसमें फिर से 300 जूल मैंने माइनस कर दिया, फिर टेम्परेचर हो जाएगा। तो मतलब कम कम देने पे बढ़ गया था, तो कम कम निकालने पे कम भी हो जाएगा। इसलिए कहते हैं जो चीज़ जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी होती है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर उसकी ज़्यादा होगी तो धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। अगर उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी तो जल्दी जल्दी गर्म होगा, जल्दी जल्दी ठंडा होगा। अब इसका हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। जैसे एक इफेक्ट आपकी किताब में दिया हुआ है, उसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। वो इफेक्ट का नाम है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। ठीक है, हीट कैपेसिटी समझ गया ना कि 1 डिग्री स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है हमें 1 किलो सामान को, उसको बोलते हैं हम उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके 1 डिग्री बढ़ेगा। मतलब वो चीज़ धीरे धीरे गर्म होगी और धीरे धीरे ठंडी होगी। जो चीज़ जल्दी जल्दी गर्म होती है वो चीज़ जल्दी जल्दी ठंडी भी होती है। जल्दी जल्दी गर्म होने का मतलब क्या, उसका टेम्परेचर जल्दी जल्दी रेस करता जाएगा, मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, तभी तो हल्की सी हीट देने पड़ जा रहा है। बात समझ। अब देखो टर्म आता है सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज आपकी बुक में दिया हुआ है। देखो पहले इसका मतलब समझ लो। सी ब्रिज का मतलब होता है सी से चलने वाली हवा। मान लो सपोज ये हमारा सी है, ये हमारा समुद्र है, ये हमारा शोर है, और ये हमारे घर वगैरह हैं। ठीक है, ये सब हमारे घर हैं। ठीक है, ये सब पूरा ये सब घर वर्ग हमारे एरिया हैं। ठीक, और ये हमारा पूरा समुद्र एरिया है। ठीक है, तो जब सी से हवा चलती है, जो सी से हवा लैंड की तरफ चलती है उसको हम लोग बोलते हैं सी ब्रिज। नाम से क्लियर है, सी से चलेगी लैंड की तरफ सी ब्रिज, और जो हवा लैंड से सी की तरफ चलती है, ये लैंड से सी की तरफ चलती है, उसको हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रिज। ठीक, अब सवाल ये ब्रीज मतलब क्या होता है, हवा, हल्की बहती हवा। ठीक है, एयर मतलब होती है रुकी हुई हवा, विंड मतलब चलती हवा, ब्रीज मतलब हल्की हल्की हवा। ठीक है, उसके बाद स्टॉर्म, गेल मतलब बहुत तेज से बहनी है, सब तमाम चीज़ें होती है। खैर, सी ब्रीज है तो मतलब हल्की हल्की हवा अगर सी से लैंड की तरफ चलेगी। सी मतलब कोई भी पानी का स्रोत है यार, ऐसा नहीं समुद्र में ही हो तो सी ब्रीज होता है, मतलब रिवर हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है। पानी की तरफ से जब हवा लैंड की तरफ चलती है उसको हम बोलते हैं सी ब्रीज, और जब लैंड से पानी की तरफ चलती है उसको बोलते हैं हम लोग लैंड ब्रिज। अब सवाल आता है कि सी ब्रिज लैंड ब्रिज कब चलती है और क्यों होती है, क्या होता है ऐसा कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज बनती है, फॉर्म होती है। तो देखो मेन कहानी ये है कि चाहे वो कैसी भी हवा हो, आपने पढ़ा है कैसी भी हवा है या कैसा भी फ्लूइड है, फ्लूइड बोले तो लिक्विड या गैस कुछ भी, वो फ्लो क्यों करता है, उसका रीज़न है डेल्टा पी, मतलब सब प्रेशर का डिफरेंस होना। प्रेशर में अगर डिफरेंस होगा तो वो चीज़ फ्लो करेगी, प्रेशर में अगर डिफरेंस नहीं होगा तो चीज़ नहीं फ्लो करेगी। प्रेशर में डिफरेंस क्यों आता है, जैसे सपोज मान लो कहीं पर टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो गया, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होता है, वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी जो है वो बढ़ने लग जाती है। बढ़ने में सडनली क्या होता है, उनमें रैंडम मोशन होता है और वो इधर उधर निकल जाते हैं, वो जगह खाली कर देते हैं, इधर उधर एनर्जी बढ़ जाती है, इधर उधर निकल जाते हैं। अब यहाँ की जगह हो गई खाली,
जब यहाँ की जगह खाली होगी तो यहाँ कैसा एरिया क्रिएट हो गया, लो प्रेशर, ठीक है। और बाकी जगहों पर अगल बगल कैसा एरिया है, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर तुरंत की मॉलिक्यूल देखते जगह खाली तो यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, और इसके मूवमेंट से क्या होता है, एयर का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। फिर ये यहाँ मूव करके यहाँ जगह खाली हुई तो अगली वाली यहाँ मूव करके, ऐसे पूरा एक चेंज शुरू हो जाता है एयर के फ्लो करने का। बात समझ में आई? तो बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो है वो एयर या कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है। अब सी ब्रिज में हमें एक बात समझ में आ गई, सी ब्रिज मतलब सी से चलकर लैंड की तरफ आने वाली हवा को सी ब्रिज बोलते हैं, और लैंड ब्रिज में क्या होता है, लैंड से चल करके सी की तरफ जाने वाली हवा को लैंड ब्रिज बोलते हैं। अब ये होता है क्यों, सुबह होता है, शाम होता है, देख लेते हैं। मान लो रात से सवेरा हुआ, सुबह हुआ, ठीक है, तो ये जो हीट होगी वो थोड़ी सी पे पड़ेगी, थोड़ी लैंड पे पड़ेगी, बराबर पड़ेगी सुबह सुबह। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो लैंड की होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लैंड एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, वो ज़्यादा होती है वाटर की। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लैंड से ज़्यादा होती है। इसका मतलब समझो, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसलिए बढ़ाया मैंने, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लैंड। मतलब अगर हम दोनों को एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका 1 डिग्री सेल्सियस थोड़ा जल्दी बढ़ जाएगा, लेकिन इसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए हम लोग को अभी और एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। इसको और देंगे और देंगे और देंगे और देंगे, तब जब इसका 1 बढ़ेगा तो फिर इसका 2 बढ़ चुका रहेगा। और आपको अच्छे से पता है कि जितना ज़्यादा कोई चीज़ समय लेती है गर्म, बल सपोज ये गर्म भाई एनर्जी पड़ रही है तो ये लैंड भी गर्म हो रहा है, ये वाटर भी गर्म हो रहा है, लेकिन वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, एनर्जी यहाँ भी पड़ रही है, एनर्जी यहाँ भी पड़ रही है, इसका टेम्परेचर जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, लेकिन इसका टेम्परेचर आराम से बढ़ रहा है, ठीक है। अब टेम्परेचर जब इसका जल्दी जल्दी बढ़ेगा इस लैंड का, तो जो लैंड के ऊपर की एयर होगी, जो लैंड के ऊपर की एयर होगी वो कैसी होगी, उसको एनर्जी मिलेगी, भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है, नीचे गर्म हो रही चीज़ें, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ऊपर की एयर होती है उसमें एनर्जी इंक्रीज होने लग जाती है, और ऊपर की एयर जो है वो क्या करती है, इस जगह को छोड़ करके यहाँ जो एयर पूरी भरी हुई है इस जगह को छोड़ करके इधर उधर भागने लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, ठीक है। और ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने की वजह से जो यहाँ पे सी की तरफ जो एयर होती हैं ये तुरंत देखती हैं कि यार यहाँ पे जगह खाली हुई, तो यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से सी से लैंड की तरफ हवा चलने लग जाती है, और फिर पीछे से दूसरी हवा आती है, ये चेंज चलता रहता है पूरा। फिर ये यहाँ पहुँची, यहाँ फिर गर्म हुई, फिर ये ऊपर गई, फिर अगली आई, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो दिस इज कॉल्ड सी ब्रिज एंड दिस इज द रीजन वाई सी ब्रिज फॉर्म। तो कोई पूछे कि सी ब्रिज क्यों बनती है, बोले देखिए सिंपल सी बात है, सी ब्रिज बेसिकली दिन में बनती है। दिन में जब हीट दोनों लैंड और जमीन पानी में पड़ता है तो देखा जाता है कि लैंड का स्पेसिफिक टेम्परेचर कम है, पर उसका टेम्परेचर जल्दी जल्दी बढ़ता है, और जो वाटर उसकी स्पेसिफिक टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब वहाँ टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है लैंड पे, वाटर भी कम रहता है, तो यहाँ की जो हवा होती है गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, और जो जगह खाली उसको जगह ये समुद्र या पानी के ऊपर की हवाएं वो जगह जाकर हम कवर कर लेती है, जिससे हवा उधर से इधर आती है और हम लोग को अच्छा फील होता है। इसीलिए तुम देखोगे जितने भी कोस्टल एरिया से मकान होते हैं, सबकी खिड़की जो है समुद्र की तरफ ही बनाई जाती है ताकि दिन में वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं हमारे पास आ सके। दिस इज कॉल्ड सी ब्रिज। अब जरा देखते हैं सेम सिचुएशन को जरा रात में देखते हैं, ठीक है। यह चीज़ तो याद ही है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लैंड इज लेस देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक वाटर की ज़्यादा होती है। अब रात में देखो, रात में ये सूरज 11 बजे जाएगा, अब क्या आ जाएगा, इस हमारा पूरा वो है, ठीक है, समुद्र है, ये लैंड ब्रिज। अब रात में क्या होगा, नाइट में, अब नाइट में सब ये ठंडी होंगी, ठंडी हो रही है मतलब एनर्जी निकल रही है, तो जो जितनी जल्दी गर्म हुआ है वो उतनी जल्दी ठंडा होगा, बोलो। तो ये जल्दी जल्दी ठंडा हो रहा है और ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, ठीक है। अब अगर ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तो देखा जाए तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, ये अभी थोड़ा गर्म ही रहेगा। तो यहाँ पे अब रात में क्या होगा, रिलेटिवली जो यहाँ की हवा है, रिलेटिवली जो उसके ऊपर की हवा है, वो यहाँ के कंपेयर में ज़्यादा गर्म रहेगी, मतलब ज़्यादा एनर्जी इसके पास है। तो अब यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी, तो यहाँ से ये सब भाग जाएगा इधर उधर, कैसे भाग जाएंगी, यहाँ जगह खाली हुई, अब यहाँ जगह खाली हुई तो जो ऊपर लैंड की हवा है वो क्या करेगी, इसकी जगह को फिल करेगी, और फिर ये यहाँ से दूसरे गर्म उड़ जाएगा, फिर अगला प्रोसेस आएगा। तो मतलब रात में क्या होता है, लैंड से सी की तरफ हवाएं चलने लग जाती हैं, और जब भी लैंड से सी की तरफ हवाएं चलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज बोलते हैं। और लैंड ब्रिज हमेशा रात में फॉर्म होता है। दोनों ही चीज़ों का आंसर है कि कोई पूछे सी ब्रिज के फॉर्म हुआ, कोई पूछे लैंड ब्रिज के फॉर्म हुआ, दोनों ही चीज़ों का आंसर ये है कि सर देखिए
because specific capacity of water is much more than the specific capacity of land, so water takes too much time to get its temperature rise, and the reverse is also true, it take too much time to decrease its temperature or too much energy. So होता है क्या सर, दिन में जब दोनों चीज़ एक साथ गर्म होना शुरू करती हैं, तो लैंड जल्दी गर्म होता है सर और वाटर धीरे धीरे गर्म होता है। लैंड जल्दी गर्म हो जाता है तो ऊपर की सारी जो हवाएं होती हैं वो भी गर्म होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से एनर्जी बढ़ती है और हवाएं इधर उधर निकल, मतलब उनके जो मॉलिक्यूल्स अंदर चले जाते हैं, हल्के ऊपर रुक जाते हैं। इसके वजह से वहाँ पूरा एक जगह खाली रहता है सर, उस जगह को फिल करने के लिए सी के ऊपर से हवाएं आती हैं और वो जगह को फिल करती है, इसलिए सी से लैंड की तरफ चलती है दिन में, इसको हम बोलते हैं सी प्रेशर। रात में कहाँ से उल्टी होती है, शाम तक होते हैं तो दोनों टेम्परेचर में बराबर कर लेते हैं, फिर रात जब होने लेते हैं तो ठंडा होना शुरू होता है। लैंड जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। वही सी के ऊपर की हवाएं में ठंडी होती है, धीरे धीरे ठंडी होती है, ठीक है, इस तरह से वाटर भी ठंडा धीरे धीरे से होता है। अब एक समय क्या होता है कि सी के ऊपर की चीज़ें रिलेटिवली गर्म है लैंड से, तो यहाँ की हवा है, यहाँ के मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इनकी एनर्जी बढ़ी है तो भाई ये सब निकल जाएंगे इधर उधर। अब यहाँ पे गैप खाली हो गया तो यहाँ की हवाएं इधर जाने लग जाएंगी, तो लैंड के हम जब सी की तरफ चलने लग जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज बोलते हैं, और वो रात को होता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कपड़ों के बारे में, थोड़ा सा बात करते हैं थोड़ा सा हीट कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में, ठीक है। देखिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर मतलब वो चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ को आराम से अपने थ्रू पास कर दे, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलेटर? इंसुलेटर वो चीज़ होती है सर जो किसी चीज़ को पास न करे, उसको रोक दे। व्हेन वी से हीट कंडक्टर तो मतलब क्या पास करने वाला है, हीट। तो जो चीज़ हीट को अच्छे से पास कर दे उसको हम बोलते हैं हीट कंडक्टर, जो चीज़ हीट को ना पास करे उसको हम बोलते हैं हीट इंसुलेटर, ठीक है। बिल्कुल ना पास करे दोनों क्या बोलते हैं, हीट इंसुलेटर। अब देखो दोनों के ही अपने फ़ायदे, तुम बोलोगे सर किसका क्या फ़ायदा है। देखो और तुम गर्मी के मौसम में हो तुम्हारे लिए ये बड़ा अच्छा लगता है, जब तुम ठंडी के मौसम में ये बड़ा अच्छा लगता है, तो दोनों का ही अपना इस्तेमाल है, दोनों को हम लोग को समझना पड़ेगा कि कब किसका इस्तेमाल होता है। हीट कंडक्टर को समझ आ गया ना, वो चीज़ जो हीट को अपने थ्रू पास करता है आराम से, उसको हम लोग बोलते हैं हीट कंडक्टर। हीट इंसुलेटर क्या होता है, वो चीज़ जो अपने थ्रू हीट को ना पास करने देते उसको बोलते हैं हीट इंसुलेटर। हीट कंडक्टर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लो हीट कंडक्टर एग्जाम्पल मेटल्स, लोहा। अब लोहे का तुम एक एंड कभी गर्म करना, लोहे को ऐसे एक एंड पे लगा कर रख देना, तुम देखोगे थोड़ी देर में वो इधर भी दूसरी तरफ भी गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको एक तरफ हीट मिली, उसने एक तरफ हीट उठा के दूसरी तरफ पास कर दी, तो अच्छा हीट कंडक्टर हुआ। वहीं तुम लकड़ी को देख लो, लकड़ी का एक एंड तुम गर्म करो, दूसरा एंड उतना गर्म नहीं होता, उतना क्या मतलब नेग्लिजिबल गर्म होता है। क्यों? क्योंकि हीट जो है, जो लकड़ी है, वुड जो है, वो पुअर कंडक्टर है, ठीक है। वो क्या करती है, वो बिल्कुल भी हीट को पास नहीं करती, सारा हीट एक जगह इकट्ठा करती है, इसलिए उसमें आग लग जाती है। समझ रहे हो ना? अभी तुमसे कोई पूछे कि क्यों आके लोहे को आग नहीं लगती, लोहा क्यों जलता है, लकड़ी क्यों जल जाता है, तो आंसर यही है। इसलिए देखिए लोहा इसलिए जलता है क्योंकि जो हीट उसको आती है वो हीट तुरंत सब में पास कर देता है, तो नेट हीट थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन लकड़ी क्या करता है, चूँकि बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और गुड इंसुलेटर ऑफ हीट, वो क्या करता है, हीट को पास नहीं करता, वो एक ही जगह रोक के रखता है, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसमें आग लग जाती है। तो हीट कंडक्टर और हीट इंसुलेटर समझ में आया। हीट कंडक्टर को हम लोग कहते हैं, हीट इंसुलेटर को बोलते हैं पुअर कंडक्टर वगैरह सब नाम दिमाग में बोलते जाते हैं। सो कंडक्टर और इंसुलेटर का मतलब क्लियर होगा। अब देखो कई बार हमें ऐसी ज़रूरत होती है जहाँ पर कंडक्टर की ज़रूरत होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर सपोज हम लोग खाना बना रहे हैं और नीचे का जो खाने का जैसे बॉटम होता है, अगर उसको हम लोग मेटल का ना बनाएं तो क्या होगा, नीचे से गैस जल रहा है लेकिन वो कंडक्ट ही नहीं कर रहा है, वो हीट को वहीं रोक के रखा हुआ है, तो खाना हमारा पक पाएगा, खाना पकेगा लेकिन एक सिलेंडर में एक बार खाना पकेगा। वही अगर हम लोग कंडक्टर लगा दें तो तुरंत गैस आएगा, तुरंत ऊपर चला जाएगा, सब्जी को खाना मिलेगा, हीट मिलेकर पक जाएगी। ऐसे इंसुलेटर देखो, मान लो अगर हम लोग कुकर का हैंडल पकड़ते हैं, देखते हो कि उस पर बैकलाइट लगा रहता है, काला काला आइटम लगा रहता है, तो बेसिकली अच्छा हीट इंसुलेटर है। अगर वो ना हो तो फिर पकड़ने में कितनी दिक्कत होगी, लेकिन वो इंसुलेटर लगा रहता है, इससे क्या होता है, हीट आती है और ऊपर की तरफ पास नहीं हो पाती, इसके ऊपर ठंडा बना रहता है, हम उसको आराम से पकड़ कर उतार के रख देते हैं। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये मतलब समझ में आया ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसुलेटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट कंडक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट इंसुलेटर। क्योंकि आगे जाके देखो, अभी तुम इलेक्ट्रिक कंडक्टर ही पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर ही पढ़ोगे, तो उस वक्त कंफ्यूज मत होना कि ऐसा कंडक्टर तो हीट का था। तो कंडक्टर का मतलब था वो चीज़ जो पास करे अपने अंदर से, वो हीट का है तो हीट पास करेगी, वो इलेक्ट्रिसिटी का है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, जिस चीज़ का मतलब रहेगा वो चीज़ वो पास करेगी, ठीक है। सो हीट कंडक्टर एंड हीट इंसुलेटर क्लियर हो गया अच्छे तरीके से आपको। ओके, अब देखो एक दो चीज़ें और हैं समझने वाली। जैसे मान लो कि हम लोग बोलते हैं विच काइंड ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर एंड विंटर, तो बोला जाता है कि समर में आप जो है वाइट कपड़े पहनिए, ऐसा बोलते हैं, तुमने सुना होगा, ऐसा बोलते हैं कि वाइट कपड़े पहनिए, या फिर ऐसा बोलते हैं कि कॉटन या सिल्क के कपड़े पहनिए, कॉटन कपड़े पहनिए।
ऐसे तमाम चीज़ें भरी जाती हैं कि पहनने को बोला जाता है, ठीक है। रीज़न देखो समझो आज क्यों ऐसा बोलते हैं। वाइट कपड़ा पहनने से क्या होता है, देखो वाइट कपड़े की खास बात होती है, पहले आपको पता होगा कि वाइट एंड ब्लैक आर नॉट अ कलर। वाइट इज कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड ब्लैक इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट। तो जब भी कभी आपको कोई वाइट चीज़ दिखती है तो समझ जाया करो उस पर लाइट पड़ी होगी, और लाइट पड़ने के बाद पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है, इसीलिए हमें वो कलर वाइट दिख रहा है। जब भी आप वाइट पहनते हो समर्स में तो क्या होता है, सूरज की रोशनी आती है, पड़ती है, और पड़ने के बाद पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब हीट एनर्जी आई और आके चली गई वापस, तो आपके पास तो स्टोर नहीं हुई ना। जब स्टोर नहीं तो आपको कैसा फील होगा, गर्म फील होगा, ठंडा मतलब गर्म फील होगा कि आपको अच्छा फील होगा, अच्छा फील होगा, क्योंकि हीट एनर्जी रुकी नहीं, चली गई, ठीक है। ऐसे ही कॉटन क्लोथ देखो, कॉटन क्लोथ देखोगे बिल्कुल उसमें एकदम मतलब रेशे होते हैं, मतलब अंदर देखोगे तो उसमें नाक लगा के कपड़े को देखोगे तो आर पर क्लियरली दिखता है। उससे क्या होता है कि जो अंदर हमारी हीट ट्रैप हुई रहती है उसको बाहर निकलने का एक रास्ता मिलता है, उस रास्ते को कंटिन्यूसली जो है हीट बाहर की तरफ रिलीज होती रहती है, जिससे हम लोग को काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं इतने मोटे होते हैं कि आपकी हीट ही नहीं बाहर से जाती है, अंदर से बाहर जा पाती है, तो उससे क्या होता है कि अंदर पूरी हीट ट्रैप हो जाती है और आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत या अनकम्फर्टेबल होना पड़ता है। सो गर्मियों के मौसम में ऐसे कपड़े पहनिए जो वाइट लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, वाइट कलर इज़ द बेस्ट कलर। ऐसे कपड़े पहनिए जो मतलब जिनमें बहुत सारे पोर्स हों, और कंफर्टेबल पोर्स के थ्रू हीट आपकी बाहर रिलीज हो जाए। विंटर्स में पहनने के लिए देखिए, विंटर्स में ठीक स्वेटर पहनिए, ब्लैक पहनिए। ब्लैक एक ऐसा कहते हैं ना कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट। ब्लैक जहाँ आपको दिखे समझ लीजिए कि वहाँ पर से लाइट पड़ी और पड़ने के बाद कोई भी लाइट वापस नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक। तो जब आप ब्लैक कपड़ा पहनते हैं जिस पर जो भी लाइट पड़ती है, पड़ने के बाद पूरी पूरी ऑब्जर्व हो जाती है, लाइट या हीट जो भी बोलिए, ठीक है। तो जब पूरी की पूरी लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। एनर्जी स्टोर होगी तो वो कैसा फील होगा, पूरा गर्म गर्म फील होगा। तो इसलिए विंटर्स में ये बढ़िया है, विंटर्स में ये बढ़िया है, और समर्स में ये बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद और एक चीज़ देखिए, मतलब स्वेटर हम लोग पहनते हैं, हम लोग विंटर्स में स्वेटर पहनते हैं। क्यों स्वेटर पहनते हैं, देखो विंटर्स में क्या होता है कि हमारे आसपास जो सराउंडिंग होती है उसका टेम्परेचर जो होता है काफ़ी लो हो जाता है, हमारी बॉडी से भी लो हो जाता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है जो मेंटेन रहता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। अब मान लो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 15 डिग्री या 10 डिग्री, कभी भी ठंड में दिखता है 4 डिग्री चला जाता है। तो देख लो कितना टेम्परेचर डिफरेंस है। और टेम्परेचर डिफरेंस जहाँ भी होगा, तो आपको बात बताइए, टेम्परेचर डिफरेंस जहाँ भी होगा वहाँ पे हीट का ट्रांसफर होगा, तो आपकी बॉडी से हीट निकलने लग जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी हाई टेम्परेचर पे है, अगल बगल की सराउंडिंग हमारी कैसी है, लो टेम्परेचर पे है, तो आपकी बॉडी से क्या होता है, हीट निकलने लग जाती है। जब बॉडी से आपकी हीट निकलने लग जाती है तो आपको कैसा फील होगा, ठंडा। जब भी बॉडी से हीट निकलेगी आपको कैसा फील होगा, ठंडा। जब भी बॉडी में हीट आएगी कैसा फील होगा आपको, गर्म। मतलब आप किसी चीज़ को छू रहे हो आपको ठंडा फील हो रहा है, समझ लो आपकी बॉडी से हीट निकल रही है। जब भी आपको कोई चीज़ छू रहे हो आपको गर्म फील हो रहा है, समझ लो आपकी बॉडी में हीट आ रही है, क्लियर है। तो अब क्या होता है कि हम लोग की बॉडी से हीट निकलने लग जाती है, उस केस में हम लोग स्वेटर पहनते हैं। स्वेटर क्या होता है, ऊन से बना होता है, वुल से, एंड वुल इज़ अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मतलब वो क्या फ्लो नहीं होने देगा, हीट फ्लो नहीं होने देगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हीट फ्लो होने सकती है वो ट्रैप हो जाती है, वो फ्लो नहीं हो पाती है, हम लोग को थोड़ा कम ठंडा लगता है। एक और एग्जांपल, सबसे बड़ा जो मतलब स्वेटर, समझ रहे हैं स्वेटर क्यों पहनते हैं लोग। स्वेटर बेसिकली हम लोग इंसुलेटर पहन रहे हैं, इंसुलेटर ताकि हमारे अंदर की एनर्जी जो है बाहर ना जाए और हम लोग को ठंडी ना लगे। हम लोग घर में देखो रजाई ओढ़ते हैं, रजाई में क्यों ओढ़ते हैं, रजाई अगर नॉर्मल आप सो, देखो जब रजाई में आप घुसते हो गए, अंदर रजाई में घुसते हो गए, तो ऐसा नहीं कि रजाई पहले से गर्म रहती है, रजाई में आप घुसते हो वो ठंडी रहती है। तो रजाई अपने से क्या करती है, रजाई कुछ नहीं करती है आपकी सारी बॉडी। आपकी बॉडी की जो हीट होती है ना, जब आप रजाई में घुसाते हो तो वहाँ हीट निकलती है उसमें, आपकी रजाई के अंदर निकलती है। अब होता क्या है कि चूंकि रजाई जो है वो पूरी वुल से बनी हुई है, रुई से, और वुल जो है पुअर कंडक्टर है, तो वो हीट को क्या कर रहा है, बाहर जाने नहीं दे रहा है, बिल्कुल बाहर जाने नहीं दे रहा है। तो हीट क्या हो रही है, पूरी अंदर ट्रैप हो जा रही है, और अंदर ट्रैप होने की वजह से पूरा गर्म गर्म इन्वायरमेंट बन जा रहा है, ठीक है। अच्छा लगेगा जब ये साइंस का आविष्कार है। पूरे कंडक्टर को हम ओढ़ लेंगे तो हमको अंदर अंदर पूरा हीट पूरी बाहर नहीं जाएगी, हम लोग अंदर अंदर पूरा गर्म गर्म वाली फीलिंग आएगी। वही रजाई को जरा एक बार आप गर्मी में ओढ़ के देखो, हालत खराब है। क्यों हालत खराब है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो है एनर्जी है, अब हमने उसको ओढ़ लिया, तो एनर्जी जो है वहाँ निकलेगी, फिर से बाहर नहीं जाएगी, और गर्मी में अगर एनर्जी बाहर में जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो स्वेटर क्यों पहनते हैं, ब्लैक कपड़ा क्यों पहनते हैं, ब्लैक कपड़े से पहनते हैं कि इस पर जो भी हीट आती है वो सारी की सारी रख ली जाती है, कोई भी हीट वापस नहीं जाती, कोई भी हीट वापस नहीं आती। वाइट क्यों पहनते हैं, इसलिए जितनी भी हीट आती है, लाइट पड़ती है, सब के सब वापस चली जाती है, इसलिए यहाँ गर्मी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। एक और चीज़ देखो ध्यान रखना, एयर इज़ द बैड कंडक्टर, एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर ऑफ हीट या बोल सकते हैं कि गुड इंसुलेटर,
गुड इंसुलेटर ऑफ हीट। इट इज़ द बैड कंडक्टर और गुड इंसुलेटर ऑफ हीट। गुड इंसुलेटर ऑफ हीट का मतलब हो गया कि गुड इंसुलेटर ऑफ हीट को फ्लो नहीं होने देगा। तो आपने देखा होगा अक्सर इसीलिए कि एसी के 3 टायर 2 टायर में जाते हुए देखते होंगे कि ट्रेन के एसी कोचेज़ में 2 विंडो लगे होते हैं, एक उस साइड एक इस साइड। पहले मुझे भी लगता था कि यार ये सेफ्टी के लिए लगे होंगे, कोई मान लो कोई टूट जाए तो दूसरा ना टूटे। जहाज में जाके देखोगे आप एक तरफ एक होता है दूसरा विंडो होता है। लेकिन बाद में समझ में आया कि उन 2 विंडोज़ के बीच में मान लो एक विंडो यहाँ पे है, उन दोनों विंडोज़ के बीच में एयर भरी जाती है, एयर। और वो एयर इसलिए भरी जाती है क्योंकि वो एयर जो है बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडक्टर है हीट का, वो बिल्कुल भी हीट को आने नहीं देती है। तो अब क्या होता है जब एयरप्लेन वगैरह ऊपर जाती है तो बाहर का टेम्परेचर ना -35 डिग्री सेल्सियस इस तरह का रहता है, बहुत तगड़ा टेम्परेचर रहता है। और अंदर का टेम्परेचर करीब करीब 24-25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है। इतना अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट तुरंत फ्लो करने लग जाएगी यहाँ से बाहर की तरफ। लेकिन बीच में क्या रहता है, एयर इंसुलेटर। तो हीट क्या जाती तो है लेकिन ट्रैप हो जाती है और बाहर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से हम लोग को कंफर्टेबल प्लेन में सफर कर पाते हैं। सेम चीज़ वही एसी टायर्स में होती है। एसी टायर में देखोगे गर्मी के मौसम में बाहर गर्मी, अंदर लेकिन ठंडा रहता है। क्यों ठंडा रखा जाता है? क्योंकि हम लोग को क्या करना रहता है कि भाई हमारी बाहर से हीट अंदर ना आ पाए। बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, अंदर टेम्परेचर कम है। अगर बाहर से हीट अंदर आएगी तो अंदर पूरा गर्म गर्म फील होने लग जाएगा, दिक्कत होगी। हमें ठंडा रखना है तो हमारा ये प्रिंसिपल रहता है कि ऐसी चीज़ बीच में लगाएं जो इंसुलेटर हो हीट की, और वो क्या करें कि हीट को बाहर से अंदर या अंदर से बाहर ना जाने दें। आपको थर्मोफ्लास्क याद होगा, हम लोग थर्मस यूज़ करते हैं पानी वानी के लिए, बच्चे स्टीम यूज़ करते हैं, उसमें भी यही होता है। छोटा सा बीच में एक बॉटल लगा रखा था जिसमें हम लोग पानी वगैरह भर देते हैं। अगर गर्म पानी भर दी तो गर्म रहेगा, ठंडा पानी भर दी ठंडा रहेगा। क्यों ऐसा होता है? देखो, मान लो अगर गर्म पानी भर दिए तो गर्म पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, बाहर का टेम्परेचर कम है। गर्म पानी से एनर्जी बाहर निकल के जाना चाहिए, लेकिन रास्ते में कौन है? बीच में लगाए रहते हैं उसमें एयर वैक्यूम इंसुलेटर वगैरह रहते हैं, मतलब बीच में खाली वैक्यूम रहता है, मतलब एयर वगैरह रहती है। अब क्या होगा, हीट जाना चाहिए लेकिन रास्ते में कौन बैठा है? एयर। एयर कैसी है? बैड इंसुलेटर, मतलब वेरी गुड इंसुलेटर है, हीट कुछ भी जाने देती है। तो हीट गर्म हीट नहीं जा पाएगी, अंदर ही रहेगी, ट्रैप हो जाएगी और पानी पूरा गर्म मेंटेन रहेगा। ऐसे ही ठंडे में क्या करते हैं, ठंडा पानी जब रखते हैं तो टेम्परेचर अंदर का लो हो गया। अब बाहर से हीट अंदर आना चाहेगी, बाहर से अंदर चलना चाहेगी तो कहाँ से आएगी? रास्ते से आना पड़ेगा। बीच में कौन बैठा है? एयर बैठी है एज ए इंसुलेटर, फिर नहीं आ पाएगी, पानी ठंडा रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट चलता रहता है इंसुलेटर्स का, हम लोग अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। एक सवाल और बड़ा फेमस चलता है अपने आईआरएस में कि मान लीजिए आपके पास एक मोटा स्वेटर है और 2 पतले पतले स्वेटर है, दोनों के मतलब ऊन बराबर लगे, दोनों में कौन सा वियर करोगे? तो अक्सर बच्चे बोलते हैं सर मोटा वाला, लेकिन सही आंसर क्या है इसका कि पतले वाले 2 वियर करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप पतला स्वेटर पहनते हो और फिर उसके ऊपर दूसरा पतला स्वेटर पहनते हो तो एक्चुअली देखो, ध्यान से देखो तो आपने 3 चीज़ें पहन ली, एक स्वेटर, एक और स्वेटर, और उसके बीच में क्या है? क्या है उसके बीच में? एयर। और एयर जो है बहुत पावरफुल इंसुलेटर होता है, तो अब एनर्जी अंदर नहीं आ पाएगी। तो अगर कभी मौका मिला, आपको बहुत ठंड पड़ रही हो, कपड़े कम हो, आपको 3-4 पतले पतले कपड़े पहन लो, आप काम आ जाए, ठंडी बिल्कुल नहीं लगेगी। बात समझ में आई? तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर हीट। हीट फिर से बता दे रहा हूँ, एक एनर्जी है और वो बस एक चीज़ को देख के फ्लो करती है, टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर डिफरेंस तो फ्लो करेगी। फ्लो करने के 3 रास्ते मैंने आपको बता दिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। उसमें क्या, तीनों में क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर हमने स्टडी किया कंडक्टर, हीट कंडक्टर और हीट इंसुलेटर क्या होता है। जो चीज़ हीट को फ्लो करने दे वो हीट कंडक्टर है, जो चीज़ हीट को ना फ्लो करने दे वो हीट इंसुलेटर है। दोनों के अपने अपने काम होते हैं। आइसक्रीम वाले उसमें जो देखते हो आइसक्रीम में घूमते हैं, उसके जो अगल बगल पूरी बॉडी बनाई जाती है वो हीट इंसुलेटर बनाई जाती है। क्योंकि अगर अंदर से हीट रिलीज में लग जाएगी, मतलब अंदर के आइस रखी हुई है, टेम्परेचर कम है, बाहर हीट ज़्यादा है, अगर बाहर से हीट अंदर आने जाएगी तो पूरा आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। हम लोग तो पूरा आइसोलेटिंग मतलब इंसुलेटिंग रखते हैं, ठीक है। फिर ऐसे कंडक्टर की भी ज़रूरत होती है खाना वाना बनाने की। देखोगे आप लोग अक्सर गांव में लोग या फिर कहीं पे भी देखो, पीछे से काला कलर का जो बर्तन होते हैं उसके नीचे वाला पार्ट काला कलर का पेंट रहता है। क्यों रहता है? तो काला कलर क्या करता है, जितनी भी हीट आ रही है सब अब्जॉर्व कर लेता है। तो अच्छी बात है, हीट जितनी अब्जॉर्व करेगा वो उतना अच्छा जो है हीट वेस्ट नहीं देगा, उतने कम हीट में हमारा खाना बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो इंसुलेटर कंडक्टर का ये रोल होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने आज चैप्टर में डिस्कस किया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? 1 किलो के सामान का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा हीट दोगे तब जाके 1 डिग्री बढ़ेगा, और दियोगे तब जाके 1 डिग्री बढ़ेगा। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कम होने का मतलब कि तुमने थोड़ा दिया 1 डिग्री बढ़ गया, थोड़ा और दिया 1 डिग्री बढ़ गया, थोड़ा और दिया 1 बढ़ गया, थोड़ा और दिया 1 बढ़ गया, मतलब ये होता है। तो मतलब उसमें एक और बात की जाती है, जो चीज़ जितनी जल्दी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी जल्दी ठंडी होती है। जो चीज़ धीरे धीरे गर्म होती है
वो चीज़ धीरे धीरे ठंडी होती है। बात समझ में आई क्या? दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर हीट। इसके एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन डाउट में हो तो कमेंट करके यहाँ पे नीचे बता दीजिएगा आप लोग, ताकि मैं उसको एड्रेस कर सकूँ। अपने जब एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा उन क्वेश्चंस को आपके नाम के साथ एड्रेस करूँगा कि आपका क्या क्या डाउट था आपको।